मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेरी गुड, अच्छे हो सब, बस हमेशा अच्छे रहा करो। आज फिर हम आपके सामने 7th क्लास से लेसन नंबर 5 लेकर आए हैं इतिहास में। और जो पहले लेसन हुए हैं उनमें बच्चों ने बहुत सारा अच्छा रिस्पांस दिया है और उम्मीद करता हूँ आप सबकी कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर हुई होगी और आपका सामाजिक अध्ययन अच्छे से चल रहा होगा। और जो बच्चे अपनी फेयर नोटबुक बनाते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और अपनी नोटबुक अच्छे से बनाएं ताकि जब भी आप स्कूल के अंदर जाएं तो आपकी नोटबुक देखकर आपके टीचर आपसे खुश हों। इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो एसएस में तो, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करो। रेड कलर का बटन दिखता है ना सब्सक्राइब वाला, वो दबाया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुंच सके और सीधी वीडियो जाए आपके पास। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सीधे आपके पास जाए, ठीक है। तो करें अब अपना लेसन शुरू। देखिए चैप्टर का नाम है इतिहास में शासक और इमारतें, लेसन नंबर 5। शासक क्या होता है बेटा? शासक होता है राजा महाराजा, कहीं पर शासन करने वाला व्यक्ति। पहले राजा महाराजा होते थे ना, उन्हें शासक कहा जाता था। आज के समय शासक जो हम नेता चुनते हैं ना, वो भी हमारे शासक ही हैं एक प्रकार से, ठीक है। और इमारतें यानी कि उनके द्वारा कौन कौन से महल बनाए गए, किस प्रकार से बनाए गए, कौन से भवन बनाए गए, इनके बारे में तो करते हैं शुरू। देखिए अभ्यास में पहला प्रश्न है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। देखिए वास्तुकला का यानी कि वस्तुओं को बनाने की एक कला है। अनुप्रस्थ, टोडा निर्माण और चापाकार, ये दो अलग अलग तरीके हैं वस्तुओं को बनाने के, यानी महल भवन इनको बनाने के। ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं इसके बारे में बताना है। देखिए बड़ा सिंपल सा है। अनुप्रस्थ टोडा सिद्धांत, पहले इसके बारे में पता करेंगे, ठीक है। ये भी एक वस्तु भवन निर्माण इनको बनाने की एक कला है। इसमें छत, दरवाजे और खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते हैं। देखना, ध्यान देना इस लाइन पे। इसमें छत और जो दरवाजे और जो खिड़कियां, क्या क्या, छत, दरवाजे और खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर खंभों यानी कि दो ऐसे खंभे जिनके बीच में कुछ रखा जा सके, ठीक है, कि आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते हैं। यानी कि उनके बीच में कोई, आप कह सकते हो जैसे अभी क्या कहते हैं उसको, लेंटर टाइप कहते हैं ना, लेंटर डालना, बीच में लोहे की डली रहती है रेलिंग सी, उस प्रकार से सहती रखकर बनाए जाते थे, ठीक है, अनुप्रस्थ टोडा सिद्धांत में। इसमें चाप बीच से नोकदार होती थी, इसे टोडा शैली भी कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं अनुप्रस्थ टोडा सिद्धांत का दूसरा नाम टोडा शैली। उदाहरण के लिए दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, आप किताब में देखना आपको दिख जाएगी, उदाहरण के रूप में है दिल्ली की कुव्वत इस्लाम मस्जिद, उसको ध्यान से देखना और एक बार जो मैंने बातें बताई है वो समझना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अनुप्रस्थ टोडा सिद्धांत। सेकंड इसमें पॉइंट था चापाकार सिद्धांत। इसमें अधिसंरचना का भार मेहराबों पर डाला जाता है। अधिसंरचना मतलब जो भी भवन बनाया गया ना उसका सारा भार मेहराबों यानी कि खंभों पर, ठीक है, डाला जाता है। इसमें चाप बीच से गोलाकार होती है, उसमें क्या थी, बीच से नोकदार और इसमें चाप गोलाकार होती है। इसमें चाप बंद प्रस्थ को वास्तविक चाप भी कहते हैं, यानी कि जैसे उसमें टोडा शैली भी कहते हैं ना, तो इसको कह सकते हो वास्तविक चाप भी कहते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का अलाई दरवाज़ा, ये भी आपको चैप्टर में किताब में दिख जाएगा, तो उसको देखना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका पहला प्रश्न। अगला देखिए, शिखर से क्या तात्पर्य है। शिखर मतलब ऊंचा यानी कि ऊंचाई। अब देखना, मुख्य मंदिर यानी कि जहाँ पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है, उस मंदिर यानी कि उसको जहाँ देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, गर्भगृह के ऊपर अधिसंरचना शिखर कहलाती है। आपने देखा होगा ना, ऊंची ऊंची चोटी बनी रहती है मंदिरों के, उसे गर्भगृह या उसे शिखर कहा जाता है। इसमें मंदिर के मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की जाती है। आपने देखा होगा मंदिरों में जाओगे तो आपको बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेगी, लेकिन किसी एक विशेष भगवान के नाम पर वो मंदिर बनाया गया होगा और वो मूर्ति एकदम बीच में स्थापित मिलेगी आपको मंदिर के। और उसके ऊपर देखोगे ना आप,
मंदिर से बाहर निकल कर तो ऊंचाई पे चोटी सी बनी मिलेगी, उस चोटी को शिखर कहा जाता है। समझ आया? मंदिर निर्माण में शिखर का निर्माण बहुत समय में होता है। जो शिखर बनाते हैं ना मंदिरों में, उसका निर्माण बहुत समय लगता है उसके निर्माण को करने में। तो समझ आया? कई बार पूछ लेते हैं गर्भगृह से आपका क्या तात्पर्य है, तो सिंपल सा बता देना, मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पित्रादुरा क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वस्तु को बनाने की कुछ शैली होती है, कुछ कला होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यह एक वास्तुकला शैली है। क्या? पित्रादुरा। इस शैली का प्रयोग शाहजहाँ के शासनकाल में बनी इमारतों में किया गया था। पूछ सकते हैं पित्रादुरा शैली का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया? शाहजहाँ के। किसके? शाहजहाँ के शासनकाल में जितनी इमारतें बनी थी ना, शाहजहाँ ने बनवाई थी, उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया था? पित्रादुरा शैली का। समझ आया? फिर बता देता हूँ, यह एक वास्तुकला शैली है, यानी कि भवन, इमारत, इनको बनाने की कला शैली। इस शैली का प्रयोग शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बनी इमारतों में किया गया। अगला देखिए, एक मुगल चारबाग की क्या विशेषताएं हैं? मतलब मुगल के शासनकाल में जो चार बाग बनाए जाते थे उनकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, मुगल चार बाग की मुख्य विशेषता इस प्रकार। नंबर 1, ये बाग दीवारों से घिरे होते थे। जो ये बाग बनाए जाते थे ना, इनके चारों तरफ दीवारें होती थी। इनको नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता था। इनके बीच से नहरें जाती थी जिनसे इनको 4 भागों में बांटा जाता था, इसीलिए इसे 4 बाग कहते हैं। ठीक है, होता तो एक ही बाग था, लेकिन बीच में से नहरें जाने के कारण इनको ये 4 भागों में बढ़ जाते थे, इसलिए इसे 4 बाग कहते हैं। ये 4 भाग आयताकार आयते में स्थित होते थे, यानी कि समान 4 अलग अलग भागों में बटे होते थे। मान लीजिए आपने एक पेज लिया, उसको उसके 4 टुकड़े कर लिए बराबर, उसी प्रकार से 4 भाग होते थे। ठीक है, और ये जो आपने बीच में अगर पेज को फाड़ने के लिए या उसमें 4 लाइनें खींची है बराबर, वो लाइनें इसमें नहर काम करती थी। मैंने बताया ना, इनके चारों भागों में नहर जाती थी जो इसको 4 भागों में विभाजित करती थी बाग को, इसीलिए इसे 4 भाग कहते हैं। ये आयताकार होते थे, ये चारों भाग समान होते थे, यानी कि बराबर हिस्से। मान लीजिए 200 फुट में बाग है तो 50 फुट अलग, 50 फुट अलग, 50 फुट अलग, 50 फुट अलग। ठीक है, इस प्रकार ये 4 समान भागों में होते थे। समझ आया? वेरी गुड। अगला छोटे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके आगे तक काम आएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ? 1199 में। कब हुआ? 1199 में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबिन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबिन ऐबक ने। अब अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। ठीक है, उसके बाद छोटे क्वेश्चन, फारसी शब्द आबाद का अर्थ क्या है? आपके चैप्टर में आबाद शब्द मिलेगा, उसका अर्थ है पानी। आगरा के ताजमहल का निर्माण कब हुआ? 1643 में। 1643 में इसका निर्माण हो चुका था। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे? लगभग 22 साल। याद रखना, 22 साल लगे थे। अब प्यारे प्यारे बच्चों, 1643 में ताजमहल बन चुका था और 22 साल लगे थे। तो अब कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी बनने की। ठीक है, मैंने आपके सामने आंसर रख दिया है, थोड़ी सी मैथ का भी हो जाएगा आपका, तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं आपको फिर से एक बार सारे प्रश्न दिखा देता हूँ। जो बच्चे कॉपी बनाते हैं, क्योंकि वीडियो मैंने बताया था ना कई बार हिल जाती है तो थोड़ा धुंधला आता है, इसलिए मैं प्रश्न आपको फिर से दिखा रहा हूँ। आपका पहला प्रश्न, जब आप नोटबुक में लिखो ना तो वीडियो को रोक कर देख लिया करो। ठीक है, उसके बाद आराम से लिख लिया करो ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि समझाते वक्त थोड़ी नोटबुक हिल जाती है तो वीडियो धुंधली हो जाती है। ठीक है, तसल्ली से देखिए, आराम से साफ साफ लिखना अपनी नोटबुक में। देखिए ध्यान से, ये तीसरा प्रश्न आपका, पित्रादुरा क्या है? क्या था? शैली। ठीक है, अगला प्रश्न, एक मुगल चार बाग की क्या विशेषताएं हैं? तसल्ली से देखिए, आराम से लिखिए। अब उसके बाद आपके कुछ छोटे प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में किसने करवाया? कुतुबिन ऐबक। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहाँ ने, है ना। फारसी शब्द आबाद का अर्थ पानी। आगरा के ताजमहल का निर्माण
1643। ताजमहल कितने सालों में बना? 22 सालों में। और आपको क्वेश्चन आंसर बताना ताजमहल बनने की शुरुआत कब हुई थी। और साथ ही साथ आप एक क्वेश्चन का और जवाब दे सकते हो, शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनवाया था, किसके लिए? ठीक है, इन दोनों में से हो सकता है, और दोनों का आंसर दो तो और भी अच्छी बात है। अगर एक का तो कम से कम देना ही आप कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सभी बच्चों से अनुरोध है, विनती है कि प्लीज़ जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर किया करो ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो भी अपना सामाजिक अध्ययन अच्छे से कर सके। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकूँ। और प्लीज़ कमेंट, लाइक सब कुछ किया करो, लाइक भी किया करो वीडियो को, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। ठीक है, तो करते हैं हम अपनी वीडियो को समाप्त। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस में सफाई का, यानी कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। जय हिंद, जय भारत।